वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। कौन कौन मेरे साथ है? तो ये हमारा सेशन है, ये हमारी सीरीज है, चल रही है पॉलिटी रिवीजन सीरीज। सेकंड सेशन है। पहले सेशन को मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड उसके अलावा जो है यूनियन टेरिटरीज को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबका बहुत बहुत स्वागत है, अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिस सेशन इज मेंट फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, एनडीए एग्जामिनेशन एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन में आगे बढ़ने से पहले जरूर सेशन को शेयर कर लीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। आरती, एकता, लक्ष्मी, वंशिका, जय हिंद, स्वागत है सबका। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, तो 3 टॉपिक्स है इसमें, देख सकते हैं आप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स को। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले हमें समझना है कि इसको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल अबाउट इट है। और सेकंड थिंग इज कि इसमें ऐसा खास क्या है, मतलब इसको हम अलग से एक प्रॉपर चैप्टर देकर क्यों मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी और कानून में लिखा जा सकता था। ठीक है, अब सबसे पहले जो है यहां पर हमें ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम द आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस। देखिए, हमेशा से क्या हुआ है कि स्टेट जो है बहुत पावरफुल रही है। अब सबसे पहले तो यहां पर सवाल आता है कि स्टेट क्या है। ठीक है, स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अभी के लिए स्टेट को सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सरकार। ठीक है, अब सरकार की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा यह भी हमें समझना है। तो सबसे पहले सरकार पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, ये समझा गया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को कुछ बेसिक राइट्स चाहिए, बेसिक अधिकार चाहिए, जो कि उसके मॉरल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कह लीजिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, उसके बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए उसको कुछ अधिकार होने चाहिए, ताकि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। अगर एक व्यक्ति अपने बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करेगा तो सोसाइटी अपने बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करेगी, इससे पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ेगा। अब यहां पर स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि स्टेट ये नहीं कर सकता। देखिए, जल्दी ये कहा जाता है कि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो ये कहा गया कि नहीं, सरकार जो भी मन में आए वो नहीं कर सकती। आपको एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कुछ अधिकार दिए गए हैं। इवन अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो आपसे सरकार यहां की नहीं छीन सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है फंडामेंटल राइट्स के केस में कि ये बेसिक राइट्स हैं जो कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को मिलने चाहिए उसके बेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज एसेंशियल लिबर्टीज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको संविधान में ही निहित किया गया है। यह बताया गया है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट्स बाकी राइट्स की तरह नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हों अलग अलग पार्लियामेंट के लॉज के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के द्वारा, बट ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इनका जो स्टेटस है वो बाकी राइट से थोड़ा अप है। ठीक है जी, वो देखेंगे क्या है। ओके, अब यहां पर स्टेट की डेफिनेशन भी आती है कि स्टेट क्या है। ठीक है, राज्य क्या है। अब यहां पर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आपके आर्टिकल आते हैं 12 से 35। ठीक है, 12 to 35 इज योर फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। स्टेट की डेफिनेशन में आपका पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल बॉडीज हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और इवन आपकी पीएसयूज और कोई भी ऐसी बॉडी जो सब्सटेंशियली पब्लिक गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा फंडेड है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। इवन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं जिसमें सरकार द्वारा सब्सटेंशियली फंडेड है, उसको भी जो है स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया है। अब यहां पर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आप
का जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ऑब्वियसली उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। चलिए नेक्स्ट आता है फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। अब ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन है जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की, डेमोक्रेसी की, ठीक है, लोकतंत्र की, कि एक इंडिविजुअल को एक लोकतंत्र में जो सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है उसमें उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, और उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो क्या होगा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सबसे उच्चतम न्यायालय में आप जो है जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। टोटल अगर हम राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, तो उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे आर्टिकल 14 टू 18, 19 टू 22, 23, 24, 25 टू 28 एंड आर्टिकल 32। तो ये 6 कैटेगरीज ऑफ राइट्स हैं। ठीक है, एक उसमें प्रॉपर्टी का राइट था जो अभी नहीं है। चलो अब इसके की फीचर्स क्या है? अवेलेबल टू ऑल और सम सिटीजंस, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो है सारे सिटीजंस को अवेलेबल है, पर कुछ नॉन सिटीजंस को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कोई भी राइट ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि एब्सोल्यूट है अपने आप में। हर किसी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जब आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब मैं कहूंगा कि मेरा ये अधिकार है, मेरे को बोलने का अधिकार है, तो मेरे बोलने के अधिकार के साथ साथ आयुष्मान का, विकास का, शुभम का भी जो है क्या है, बोलने का अधिकार है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बोलने का अधिकार ये नहीं है कि मैं मन में जो भी आए बोलूंगा। ठीक है, तो आई हैव टू बी तर्क संगत, और दूसरे का जो है भी ध्यान रखना है, तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, वो भी देखेंगे आगे। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है जी, ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे सिर्फ। ठीक है, बाकी कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्यों मेंशन किया गया है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे आगे। कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा प्रिवेंट करना है। अब इसको लेकर काफी गुत्थम गुत्थी रही। पहले शंकरी प्रसाद केस आता है जहां कहा गया कि जी फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस। फिर जो है गोलकनाथ केस आता है, गोलकनाथ केस 1967, उसमें कहा गया बिल्कुल भी नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आप छू भी नहीं सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ट्रांसीडेंटल पोजीशन कहा गया। फिर 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आती है, 13 जजेस की जो है संविधान पीठ बैठती है, जिसमें 13 जजेस में से 7 और 6 की जजमेंट आती है। 24 अप्रैल 1973 का बहुत हिस्टोरिक दिन, जिस दिन यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। अब यह बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है संविधान में, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। अब यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, यह समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने इसकी व्याख्या की है कि क्या क्या चीजें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढांचे में। आप ऐसे समझो कि आपके घर की जो बिल्डिंग है वो कुछ नींव पे टिकी हुई है। तो ये कहा गया कि अगर मान लीजिए आपको पेंट चेंज कराना है, कोई मरम्मत करानी है किसी कमरे की या कुछ भी है, तो वो कराइए, पर जो नींव है उसको नहीं छेड़ सकते आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक एनोलॉजी ड्रॉ करके आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। सम राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अब कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी प्रोविजंस अगर होंगे, देखेंगे आगे आर्टिकल 352, 356, 360, उस केस में आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। पर 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी नहीं सस्पेंड हो सकते, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, चलो अब आता है सबसे पहले एक एक करके पहला सेट ऑफ राइट्स देखते हैं। पहला सेट ऑफ राइट है राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, 14 टू 18 में राइट टू इक्वेलिटी की बात की गई है। तो पहला राइट है आर्टिकल 14, जो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो इसमें 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट हैं इसमें। जो आर्टिकल 14 है उसमें 2 पॉइंट है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ
और एक कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि सब कानून के सामने बराबर हैं। आप किसी भी पद पर बैठे हैं, ठीक है, आप ये ऐसे कह सकते हैं कि कॉमन मैन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, सब बराबर हैं कानून के सामने, ठीक है। सो इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, किसी को कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। दूसरा ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में बात करता है कि जो लोग इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो लोग अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली जो है आप चीजों को देखेंगे। अब इस आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं, गवर्नर को दी गई हैं, तो वो जो है इसमें नहीं आती है, मतलब वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ में एक और पॉइंट है, एवी डाइसी, ठीक है, मैंने आपको मॉर्निंग वाले सेशन में भी बताया था। ये एक ब्रिटिश कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, तो इनका एवी डाइसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेसिकली। अब देखो, जब राजा की सत्ता हुआ करती थी, किसी को भी जेल में डाल दिया जा रहा है, तो इसने कहा कि एवी डाइसी ने कहा तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज उसने कहा एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आर्टिकल 361 एक्सेप्शन, ओके, मैं आऊंगा एक्सेप्शंस पे भी आऊंगा। नो मैन पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति को जेल में तभी डाला जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सुबह उठे किसी को भी आपने जेल में डाल दिया। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ। आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं चलेंगी, लिखित में होगा जो चीज कि हां ये चीज करना एक कानूनी अपराध है, तभी आप पर वो केस चलेगा। ऐसा नहीं कि आज मन किया कि नहीं ये ठीक नहीं है तो जेल में डाल दिया, तो पूछा जाएगा कि हां जी किस कानून में लिखा है कि ये अपराध है, ठीक है। दूसरा चीज आते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो अभी हमने पढ़ा कि सब बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि लॉ इज किंग, पहले कहा जाता था किंग इज लॉ, भाई राजा ने जो कह दिया वही कानून है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, लॉ इज किंग, ओके। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो ये जिसमें राइट्स, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इसकी बात की गई है। तो ये एवी डाइसी ने कह लीजिए कि जो बेसिक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ का, उसका एक कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी समझ आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहां पर कहा गया है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ओनली। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है, आर्टिकल 15 में। पहला पॉइंट है आर्टिकल 15 में सिटीजन्स के लिए है सिर्फ, ठीक है, ये नॉन सिटीजन्स के पास नहीं है ये अधिकार, आर्टिकल 15, ठीक है। तो सरकार जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं सरकार जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके साथ भेदभाव कर सकती है, ठीक है, इन मुद्दों पर, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर। बट जो है सिटीजन्स के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ओनली शब्द लिखा गया। ओनली शब्द का मतलब यह है कि सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ जो है नस्ल के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ लिंग के आधार पर, सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में फर्दर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अगर आप आर्टिकल 15(1) देखेंगे, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जो 15(2) है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। जैसा कि पहले हम देखते थे कि ये कुआं जो है पब्लिक में, मान लीजिए कोई कुआं है, कोई तालाब है, तो एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को वहां अलाउ नहीं किया जाता था, या कुछ भी इस तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सबके लिए ओपन होंगी। तो आर्टिकल 15(2) जो है उसमें प्रोटेक्शन दी गई है, सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं,
इवन दूसरे इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये प्रोटेक्शन दी गई है। ये आर्टिकल 15(2) में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 15(3) जिसमें महिलाओं के लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। अब आप कहोगे कि महिलाएं, वेट वेट वेट, यहां पर तो लिखा गया है कि लिंग के आधार पर जो है किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। फिर यह कहा गया कि नहीं, समाज के जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो हमेशा से शोषित और पीड़ित रहे, जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। फिर उसके बाद जो है आपका आर्टिकल 15(5) ऐड किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 15(5) ऐड किया जाता है जिसमें 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें कहा गया ओबीसी रिजर्वेशन की बात, कि जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन दी जा सकती है और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी दी जा सकती है एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगी। उसके अलावा जो है रिजर्वेशन इन स्कूल्स इज पॉसिबल, नो रिजर्वेशन जो प्योरली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये जो है कह लीजिए रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन वो नहीं है, ठीक है। पावर ऑन स्टेट, स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजंस। अब रिसेंटली आपका आर्टिकल 15(6) भी ऐड किया गया है जिसमें ईडब्ल्यूएस, हां जी ईडब्ल्यूएस, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन दिया गया है। यह आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 15(6) में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, 16(6) में किसके लिए दिया गया है, जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया है 10% रिजर्वेशन, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी से हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। आर्टिकल 15 के सारे क्लॉजेस देख लिए हमने। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी जो भी कह लीजिए सेवाएं हैं, ठीक है, उनमें जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती। अगेन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, बट यहां पर जो है कुछ चीजें जो है रखी गई हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन प्रोफेशंस को रखा गया है कि एक पर्टिकुलर जो है जेंडर के आधार पर किया जा सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, जैसे क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं उनमें जो है कुछ रिजर्वेशन रखी गई है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आप सबको अलाउ करेंगे। ये आर्टिकल भी सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ठीक है, सिटीजन्स के पास ही है ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 15 और 16, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करना। छुआछूत प्रैक्टिस क्या है, देखो इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में रादर ये लिखा गया है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और उसके बाद कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाए और कानून बना के इसको एक दंडनीय अपराध बनाए, ठीक है, एक पनिशेबल ऑफेंस बनाए। तो उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिसमें कि अगेन जो अनटचेबिलिटी है ये बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट्स में डिफाइन किया गया है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ जाति के आधार पर जो है जब पर्टिकुलर किस सर्टेन कम्युनिटीज के साथ ये भेदभाव होता है तो उस प्रैक्टिस को जो है अनटचेबिलिटी कहा जाता है। और ये जो है पूर्ण रूप से इसको बंद किया गया है, खत्म किया गया है। ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं है, दूसरे इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट कह रही है कि नहीं नहीं जी हम अनटचेबिलिटी नहीं कर रहे, पर कोई व्यक्ति जो है वो छुआछूत कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भी जो है यहां पर बंद किया गया है। नेक्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, आर्टिकल 18, ठीक है, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। देखिए अंग्रेजों के समय पर बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे, सर, राय बहादुर, ठीक है, ये सारे टाइटल्स बंद किए जाएंगे। और बट यहां पर एक बहुत क्लियरली एक्सेप्शन दी गई है कि जो एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस हैं वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते। अब सवाल आता है कि ये मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये जो है ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं है। अब क्या फर्क होता है टाइटल में और अवार्ड्स में? देखो टाइटल जो है टाइटल की तरह यूज होता है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर हैं तो वो अपने नाम को ये नहीं बदल सकते कि मेरा नाम जो है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर होगा, ठीक है। उनको एक अवार्ड दिया गया है, उनको एक सम्मान दिया गया है, पर वो अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। उसको एज अ सफिक्स या एज अ प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके बच्चों को जो है ये फर्दर ये जो है जो उनको सम्मान दिया गया है वो आगे फर्दर
जो है उनको दे, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। टाइटल्स के केस में ऐसा होता था कि वो आगे ट्रांसफर भी होता था और ये जो है सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में भी लगाया जाता था। तो ये सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। उसके अलावा मिलिट्री डिस्टिंक्शंस में, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, या उसके अलावा जो है रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो रैंक को भी लगाते हैं, सो दे आर अलाउड, ठीक है। तो वो इसमें नहीं आते हैं, वो टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है उसमें रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, सो 16 में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड सेट ऑफ राइट्स पे। सेकंड सेट ऑफ राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है जी। 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, ठीक है। इसको एक छोटी सी मैंने स्टोरी बनाई है ताकि आपको इस सीक्वेंस में ये याद रहे। सीक्वेंस में कैसे है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है, हमें अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, मतलब एक बढ़िया नेता है गांव में, तो वो आवाज उठाता है, जो भी वहां पर कह लीजिए अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसकी आवाज सुन के, उसकी तकरीर सुन के सब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो राइट टू असेंबली, एसोसिएशन, राइट टू पीसफुल असेंबली, पीसफुल असेंबली, ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? दूसरा राइट हो गया इसमें। जब सब इकट्ठा हुए तो सबने कहा कि भाई एक एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। तो फिर क्या किया गया? एसोसिएशन बनाई गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहा गया कि यहां पर एसोसिएशन बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली जाकर धरना देना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली जाकर जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी, या जो भी स्टेट कैपिटल है। तो राइट टू मूवमेंट, ठीक है, राइट टू मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर भी आऊंगा। देन आता है, अब वहां पर धरना देने लगे तो अब लगा कि यार ये थोड़ा चलेगा, ठीक है, जो भी हम धरना दे रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सबने, जो जो लोग थे उसमें, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली वहां पर प्रोफेशन कैरी आउट करना शुरू कर दिया। वहीं पे सेटल डाउन हो गए कि किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने किराए पे घर ले लिया, तो वो वहीं पर सेटल हो गए। तो राइट टू रेजिडेंस। फिर अब जब घर ले लिया, ठीक है, मकान किराए पे या वहां पे ले लिया, रहने लगे, खरीद लिया है, तो अब अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर दिया। कोई टीचर था, कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई किसान था। तो इस तरीके से सब लोग जो हैं अपना अपना काम करने लग गए। तो ये है आपके 6 के 6 राइट्स। तो राइट टू पीसफुल स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ये आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b इस तरीके से है। आर्टिकल जो 19(2) है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बताता है, ठीक है। इससे जो है सामरो भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है जी। सामरो कह रहे हैं कि स्पीच, ठीक है, AAMRO, ठीक है, सामरो, ठीक है, सामरो एक ट्रिक है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये सामरो एक ट्रिक बता रहे हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके राइट्स। अब इसमें कुछ राइट्स हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि किसी फ्रेंडली स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहे हो, ठीक है जी। किसी पर्टिकुलर धर्म जाति के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे अलग अलग धर्मों या जातियों में या भाषा के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में आपस में लड़ाई हो, भाईचारा वो हो, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। असेंबली, पीसफुल असेंबली की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके कहें, ठीक है, कि हाँ जी हमारे पास राइट टू असेंबली है। एसोसिएशन, ठीक है, तो यहां पर एसोसिएशन की बात की गई है, जो है यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिसेंटली ऐड हुआ है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें ऐड हुआ है। देन आपका मूवमेंट, मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में आप नहीं जा सकते, जहां पर इनर लाइन परमिट है वहां पर आप नहीं जा सकते। तो कुछ सर्टेन एरियाज में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, या फिर वहां पर क्या है, धारा 144 लागू है, ठीक है। तो अगर वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है तो आप कहें कि नहीं जी मैं तो पार्टी करूंगा, ठीक है, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, ऐसा नहीं होगा, फिर वो
ठीक है, पुलिस कहेगी बेटा आओ कराते तुम्हें पार्टी, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो रेजिडेंस में जो है रेजिडेंस की बात होगी कि आप टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। सेटलमेंट जो है, रेजिडेंस होता है कि मैं 2 साल के लिए 4 साल के लिए कहीं रह सकता हूं या परमानेंटली भी वहां पर सेटल हो सकता हूं, जमीन खरीद सकता हूं। अब उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मान लो ट्राइबल एरियाज में या सर्टन एरियाज में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है जी। मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, मैंने कहा कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, टीके लगाऊंगा, नहीं चलेगा। डॉक्टर आ जाएगी, भाई साहब कहाँ है आपकी डिग्री, ठीक है। तो या वकील बनना चाहता हूं तो एलएलबी करनी पड़ेगी पास, या जो भी है, ठीक है। जिस भी फील्ड में जाना चाहता हूं उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, क्राइटेरिया रखे गए हैं। चलो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 आता है। सो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 तीन चीजें कहता है। देखो देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये कहता है कि भाई आप जो है अगेन जो रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी एविडाइसी की, कि कोई भी उठा के आपको जेल में डाल दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। तीन चीजें हैं इसमें। पहला है प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो भी क्रिमिनल लॉ पास किया जाएगा वो प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं होगा। अब ये क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है सिर्फ जो उस पर्टिकुलर टाइम पे लॉ है, मान लो आज किसी व्यक्ति ने कोई भी एक्ट किया, ठीक है। एक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम किया, उसको लेकर अगर वो कानून में कोई क्राइम है, ठीक है, किसी भी कानून में वो क्राइम है, तभी उसको सजा मिल सकती है, अदरवाइज उसको सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। क्रिमिनल लॉ जो है, आप ये नहीं कर सकते कि आज आप क्रिमिनल लॉ को पास करें और कहें कि 1 जनवरी 2024 से वो लागू होगा, ठीक है। तो आज से या कल से, जो भी आगे की डेट है, तभी से वो लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि जो सिविल लॉज होते हैं और जो टैक्सेशन लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकते हैं। सिविल लॉज कौन से होते हैं? जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो गए, लैंड के डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है, या कोई लेन देन के डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, या फिर आपके टैक्सेशन के डिस्प्यूट। आप मान लो सरकार ये कहती है कि इस पर्टिकुलर आइटम पर, मान लीजिए इस पे जीएसटी 12% है, कल को सरकार कहती है इस पे 18% जीएसटी होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो वो जो है कुछ टैक्सेशन मैटर्स में लगाया जा सकता है, ठीक है। दो वैसे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट जीएसटी, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, टैक्सेशन लॉ और सिविल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, बट क्रिमिनल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो सकता। इसके बेहतरीन एग्जांपल है दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, उसमें जो एक्यूज थे, 4 एक्यूज थे, उसमें एक एक्यूज ऐसा था जो 18 साल से कम था, ठीक है, 17.5 साल का था लगभग उस समय पर, और इसीलिए उसको फांसी की सजा नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय पर कानून यह कहता था कि 18 साल से नीचे जो है, जो भी कह लीजिए जो एक्यूज्ड होगा, उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है ट्राई किया जाएगा। तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ट्राई किया, 4-5 साल बाद वो छूट भी गया था, ठीक है, बाकियों को रादर फांसी की सजा हुई थी। तो ये एक जो है कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, बाद में कानून में चेंज भी किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक ही कह लीजिए कानून के लिए, मान लीजिए आपने कोई कानून का उल्लंघन किया, तो एक कानून के उल्लंघन के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा प्रोसीजर चला, सजा हो गई 5 साल, फिर 10 साल बाद फिर आपको पकड़ लिया कि दी आपने वो 10 साल पहले क्राइम किया था, चलिए जेल, ठीक है, ये नहीं होगा। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा क्राइम करते हैं, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आप पर एक्शन लेता है, अगर डिपार्टमेंटल एक्शन, वो डबल जियोपार्डी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दें, इसीलिए कहा भी जाता है कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, मतलब उसको एडमिसिबल नहीं होती है, ठीक है। कोर्ट के सामने कोर्ट आपसे पूछती है, मतलब मान लीजिए कोई आपने बहुत सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देखा होगा, दो जो मूवीज में दिखाते हैं थोड़ा मतलब बिल्कुल सही तरीके से वो सही नहीं होता है, बट ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो उसमें पूछा जाता है कि आप मानते हैं कि आपने ये क्राइम किया, ठीक है,
वेदर यू एग्री दैट यू आर गिल्टी और नॉट, ठीक है। अगर वो जो कह लीजिए एक्यूज है वो कह देता है कि हाँ मैं गिल्टी हूं, तो फिर पूरा प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसने मान ही लिया कि हाँ, तो फिर जो है मतलब एक पूरा जो प्रोसीजर है वो अलग रहता है। बट उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ जी आप अपने खिलाफ गवाही दें, वो जो थर्ड डिग्री टॉर्चर वाली पहले बात की जाती थी वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। भाई सारी चीजें एक तरफ, जीने का अधिकार एक तरफ, मतलब बोलने का अधिकार है, अब किसी की जान ही ले ली तो बोलेगा कहां से वो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीने का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड करने का मतलब किया है, मतलब इसको क्या खींच दिया, नहीं, बेसिकली इसकी जो इंटरप्रिटेशन की है वो काफी लिबरल इंटरप्रिटेशन की है। बहुत सारे राइट्स को ये कहा है कि ये इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है। अब इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब, देखो उन्होंने कहा कि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं सांस ले रहा हूं तो मैं जीवित हूं, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। अब ये सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अभी रिसेंटली पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी 2017 में। अच्छा, आजकल ये जजमेंट्स भी पूछता है तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी आपका एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू क्लीन एयर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, आपके इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। देखिए, अब इससे पहले मतलब 2002 से पहले 1993 में ऑलरेडी ऐड हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ में ही आता है, क्योंकि अगर आपको एक सम्मानजनक जीवन जीना है उसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट था, बट बाद में पार्लियामेंट ने एक संविधान में संशोधन करके इसको एक सेपरेट फंडामेंटल राइट बना दिया, जो है आर्टिकल 21A, कैपिटल ए, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा, ठीक है। उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, और उनको जो कह लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा है 8 साल या 9 साल का है, तो उसको एक एजुकेशन दी जाएगी ताकि जो है वो अपने साथ के एज ग्रुप के बच्चों के साथ स्कूलिंग कर सके। तो उसको एक एजुकेशन देके और फिर उसका टेस्ट वगैरह लेके उसको जो है भर्ती किया जाएगा। मतलब उसको, उससे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। ये कहा गया कि ये प्राइमरी एजुकेशन है, ये सबका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में भी जो है 4 मेन चीजें थी। पहला चीज कहा गया कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इसमें यह कहा गया कि आप उसको ग्राउंड्स बताएंगे, किस बिना पर। जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, मूवीज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो जो नॉलेज है वो मूवी से ही है, तो पूछता है कि किस बिना पर मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर वो नोटिस दिखाता है कि ये है आपका, ठीक है। तो या फिर वो कहता है कि मैं वकील की अपने वेट करूंगा तभी बोलूंगा। तो सबसे पहले उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, डिटेन क्यों किया जा रहा है। दूसरा है, उसको जो है वो अपने वकील को कंसल्ट कर सकता है, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा राइट। तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा। इस 24 घंटे में ट्रेवलिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गांव में जो है उसको पकड़ा गया, तो वहां से जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वो 4 घंटे की दूरी पर है फॉर एग्जांपल, तो 24 + 4 28 घंटे हो गए। तो पकड़ने से लेकर 28 घंटे तक उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ राइट्स यहां पर आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। मकसद क्या है, अगेन जब भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए तो उसको सर्टन राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 में जो है ये दिया गया है।
चलें आगे, जहां पर कोई डाउट लगेगा प्लीज पूछ लीजिएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहता है कि एक व्यक्ति का, एक इंसान का दूसरे इंसान को एक्सप्लॉयट करना, ये खत्म करना। देखिए खासकर जब भी हमने कॉलोनाइजेशन को हम देखते हैं, पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन देखा कि किस तरीके से यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया, उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैपिटलिज्म का कह लीजिए सबसे नेगेटिव पॉइंट कहा जाता है, उसमें यह है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हर फॉर्म में जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये नहीं होगा, इसको खत्म करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब ये जो ट्रैफिकिंग जो है, इसमें आप कह सकते हैं महिलाओं की ट्रैफिकिंग, बच्चों की, इस तरीके से जो है ट्रैफिकिंग नहीं। ट्रैफिकिंग का मतलब कि जो है किसी सर्टन प्रोफेशंस में उनको जबरदस्ती नहीं धकेला जाएगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा उनकी मर्जी के बिना। ठीक है, अगर वो नाबालिग हैं तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स की मर्जी के बिना। और ये है फोर्स्ड लेबर, बेगार नहीं कराई जाएगी। बेगार का मतलब होता है कि अनपेड लेबर। ठीक है, आप काम कराए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी तर्क देकर ये काम नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके, इसको लेकर बहुत सारे लॉज पास किए गए ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ये अगर आप आज से, मतलब हो सकता है कि अभी बहुत लोगों को लग रहा हो कि नहीं नहीं, ये तो खैर इंडिया में तो हम बहुत जगह इस चीज को देखते हैं, ढाबों पर या बहुत सारे क्रैकर फैक्ट्रीज में बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। बट आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले भी यूरोप में, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर यह चीज देखने को मिलती थी। ठीक है, एज यंग एज 7-8 ईयर ओल्ड किड्स को भी फैक्ट्रीज में काम कराया गया है। ठीक है, यू वुड बी अमेज्ड टू नो 7-8-9 साल के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराया गया है। तो यहां पर जो है ये चीज कही गई। अब जो है, अब जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट कहता है, 2016 में अमेंडमेंट आई थी कि 14 साल से नीचे किसी भी बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, या कह लीजिए जो किशोरावस्था में है, जो एडोलेसेंट एज में है, उनसे नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम कराया जा सकता है। ठीक है, नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज टाइम टू टाइम सरकार उसकी लिस्ट देती है। ठीक है, और 18 साल से ऊपर के जो है उनको काम कराया जा सकता है, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अब यहां पर जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं, इनसे भी कुछ कंडीशंस हैं कि इनसे 3 घंटे एक साथ में काम कराया जाएगा, 3 घंटे के बाद इनको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, बहुत सारी रेगुलेशंस हैं। 14 साल से नीचे बच्चों से किसी भी तरीके का काम नहीं कराया जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो स्कूल के बाद माँ बाप को थोड़ी हेल्प करते हैं, वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कल को बच्चे विद्रोह कर दें कि हमारे माँ बाप जो है उन्होंने बोला कि बेटा किचन से पानी ले आओ, ठीक है बेटा किचन में थोड़ा सा स्लैब पे पानी है, थोड़ा साफ कर दो। ठीक है, तो ये तो चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, ये नहीं है, ये चाइल्ड लेबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है कि किसी ने किसी गांव में आज ऐसा होता है कि किसी ने पैसे ले रखे हैं तो ओनर उससे फ्री में, हाँ, तो अगर किसी ने पैसे ले रखे हैं और अगर वो उससे काम करवा रहा है, तो वो उसके मतलब एक तरीके से उसका सैलरी का कंपोनेंट हो गया। उसने उसको पैसे दे रखे हैं तो उसने कहा कि उसकी अवज में, ऐसा नहीं है कि उससे काम भी करा लिया और उसके बाद में कहा कि भाई पैसे लाओ। ठीक है, तो इट इज लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर वो चाहे तो वो केस कर सकता है कि हाँ जी पैसे लिए थे, मैंने इतना काम कर दिया, हो गया डन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर एंटाइटल टू कि अब मैंने तुमसे मान लीजिए 1 लाख रुपया ले लिया था या 5 लाख लिया था, अब मैं जिंदगी भर के लिए गुलाम हो गया हूं। ठीक है, वो गुलामी नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर काफी ज्यादा चर्चा थी। सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अब इसमें 4 चीजें हैं, आर्टिकल 25 में 4 चीजें हैं। देखो, पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस होता है अंतकरण। अंतकरण मतलब कि भगवान को मैं किस रूप में देखता हूं,
ये मेरी स्वतंत्र निजी राय है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप मान लीजिए हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं विष्णु का भक्त हूं, ठीक है। या फिर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम के जो सर्टन प्रिंसिपल, तो ये भगवान के साथ आपका क्या रिलेशन है, कैसे आप उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपका अधिकार है। इवन ना मानना भी आपका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोफेस। प्रोफेस करना मतलब बताना, ठीक है, ओपनली इस चीज को क्लियरली बताना कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूं या मैं किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हूं, ठीक है, मैं इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूं, ठीक है, प्रोफेस करना उस चीज को। नेक्स्ट आता है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना, ठीक है, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। मान लीजिए घर में आप हवन करा रहे हैं तो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपगेट रिलीजन, और अपने रिलीजन के बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसकी बातों को बताना, उसका प्रचार प्रसार करना। पर यहां पर बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है कि प्रचार प्रसार, प्रोपगेट का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करें। कन्वर्जन का राइट नहीं है, फियर और फेवर, ठीक है, या तो डर डराकर किसी को या किसी को फेवर देकर आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से जो है अपना धर्म बदलना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है, ये यहां पर पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का मतलब यह है कि अब मान लो आपने कोई पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर एक जो जीवन पद्धति या किसी भी पंथ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपने एक मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, मस्जिद बनाई, ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं। फिर उसमें जो चंदा आएगा उससे आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एक एम्बुलेंस खरीद ली ताकि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चल और अचल संपत्ति है, वो आप खरीद सकते हैं। उसको मैनेज करने का जो भी आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उसको चलाने के लिए जो भी चल अचल संपत्ति है उसको आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ये बहुत क्लियरली कहा गया कि सरकार जो है किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। यहां पर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सेशन और फीस में फर्क होता है, ठीक है, टैक्स और फीस में फर्क होता है। मान लीजिए आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गए, वहां पर एक फीस ली गई है, वहां के उस पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस को मेंटेन करने के लिए फीस ली गई है, वो टैक्स में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता, बट सारे धर्मों को प्रमोट करने के लिए जो सरकार के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया गया है उसको खर्च किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि बीच में कई बार कहा गया कि पर्टिकुलर लोगों को तीर्थ स्थल जाने के लिए जो है सरकार सुविधा देगी, पैसे देगी, तो वो जो है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होगा, सारे धर्मों के लिए हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर धर्म के लिए हो रहा है तो जो है वो अवैध होगा, वो जो है माननीय नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि जो सरकार के द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज हैं इसमें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसमें कि आर बैंड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जो सरकार के द्वारा मेंटेन्ड है उनमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इफ द इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजियस ट्रस्ट तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, अगर वो रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है तो दी जा सकती हैं। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और वो रिसीव कर रहा है एड, ठीक है, सरकार से, तो जो अटेंडेंस है रिलीजियस टीचिंग की वो वॉलेंट्री है, ठीक है। उस केस में जो भी अभिभावक हैं या कह लीजिए जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछा जाएगा कि हां क्या आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं हां तो फिर वो भेजा जा सकता है, वॉलेंट्री है मतलब वो, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हो गई, सरकारी में बिल्कुल नहीं, रिलीजियस में है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं एड लेते हैं सरकार से उसमें वॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 28। नेक्स्ट आता है आपका माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है जी, आर्टिकल 29, 30।
29 और 30 में क्या कहा गया है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब ये जो माइनॉरिटीज हैं ये क्या है? ठीक है, यहां पर दो तरीके की माइनॉरिटीज की बात की गई है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। अच्छा, इसमें ना दो पॉइंट हैं। इसमें पहले में पार्ट ये कहा गया है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो है अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को बचा के रख सकता है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी के पास नहीं है, सब के पास अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट को बचा के रखना, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार दिया गया है। मान लीजिए हिंदी है, बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, बहुत सारी लिपियां हैं, ठीक है, जैसे मान लो देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसी तरीके से गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, तो इन सब को बचा के रखना, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटीज का टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है, अब आपको यहां पर ध्यान रखना है 15, 16 और 19 जो था, ठीक है, वो भी सिर्फ सिटीजन्स के पास था। वैसे ही 29 और 30 भी सिर्फ सिटीजन्स के पास है, नॉन सिटीजन्स के पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये हो गया आपका राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 30 तक। सो 12 से लेकर 30 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, आर्टिकल 32। अब देखो सारी बातें हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी मतलब ऐसे फीलिंग आ रही है कि वाह कितने सारे अधिकार है हमारे पास एज ए इंडिविजुअल। बट एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा सवाल कि भाई साहब अगर ये वायलेट कर दिया, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है पर कोई नहीं आपको बोलने दे रहा, ठीक है, आपको कमरे में बंद कर ले रहा है या जो भी है, ठीक है, तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन आता है, ये तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कहने के लिए। तो सिर्फ ये, अगर यहां पर इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई रिड्रेसल नहीं है, तो ये पेपर टाइगर्स मतलब पेपर राइट्स हैं, ठीक है, मतलब बोलते रहो बोलने के लिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बट इसका निवारण तो कुछ नहीं है, इसका रिड्रेसल तो कुछ नहीं है। तो यहां पर एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में कि आप जो है डायरेक्टली भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना भी अपने आप में आपका फंडामेंटल राइट है। मतलब आपको कोई रोक रहा है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ और आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, उसके लिए कोई रोक रहा है, वो भी वायलेशन है आपका फंडामेंटल राइट का। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 226 जो है यहां पर रिट्स इशू कर सकती है। अब ये रिट्स क्या होता है? अब सवाल आता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करता है। रिट्स क्या होता है? रिटन ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल एसबीआई को ऑर्डर दिया कि जी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपके पास कल तक का समय है, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करता है। अब इसमें 5 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, 5 ऑर्डर्स आते हैं, हम देखते हैं एक एक करके। अब यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में जो है रिट्स इशू कर सकता है। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में जो है रिट्स इशू करता है। वेयर एज हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार इस मामले में थोड़ा बड़ा है, अंडर आर्टिकल 226 उसमें वो जो है फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स के केस में जो है रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, अदर लीगल राइट्स मतलब जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनका वायलेशन पर भी रिट्स इशू कर सकता है हाई कोर्ट। पर एक चीज है, हाई कोर्ट पर बाध्य नहीं है कि वो रिट इशू करे ही करे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है 226। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है हाई कोर्ट पर कि वो रिट्स इशू करेगा, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट पर मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेगा ही लेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो ये आपकी 5 रिट्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक एक करके 5 रिट्स को देखते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस।
देखो हेबियस कॉर्पस को ना याद रखना पहले 3 वर्ड से, हैव का मतलब है हैव अ बॉडी, ठीक है, हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी का मतलब क्या होता है कि लाइए आप किसी व्यक्ति को आपने डिटेन कर लिया, डिटेन मतलब उसको बंदी बना लिया, ठीक है, कैद कर लिया, तो कोर्ट कह सकते हैं कि भाई साहब कहां कैद किया है, सामने लाया जाए, हमारे सामने पेश किया जाए इसको, ठीक है। सो डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली, जिसको अवैध तरीके से डिटेन किया गया है उस व्यक्ति को रिहा किया जाए, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। आपने पड़ोसी के साथ, ठीक है, अनबन चल रही है, ठीक है, आपने सोचा कि कुंडी मुंडी लगा दी, लॉक वॉक कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया उसको, फोन, अब आजकल तो मोबाइल फोन है, वैसे मोबाइल फोन उठा लिया, लैंडलाइन की तार काट दी, मतलब सारे कनेक्शन बंद कर दिए, तो आपके अगेंस्ट भी हैबियस कॉर्पस इशू हो सकता है, ठीक है, कहीं जो है, चलो ठीक है। तो आइडिया हियर इज किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता? जो लॉफुल डिटेंशन है। लॉफुल डिटेंशन का मतलब जिसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको फिर उसके बाद डिटेन किया गया है, तो उसको उसके अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस नहीं होगा। प्रोसीडिंग कंसर्न्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस केस में डिटेन किया गया है, तो उस केस में भी हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होता। डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है, अगर डिटेंशन किया गया है आउटसाइड द, मतलब कोर्ट की जुरिसडिक्शन के बाहर डिटेंशन हुई है, तो भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे मान लो हाई कोर्ट है, अब आप कहो कि फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका हाई कोर्ट में जाकर कहो कि जी तमिलनाडु में व्यक्ति को डिटेन किया गया है, तो वो मान्य नहीं हुआ। कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कहेगा कि जी वो हमारे क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैंडामस, ठीक है, मैंड से याद रखना, मैंड, तो मैंड इज कमांड, कमांड, ठीक है, कमांड। तो कमांड दे रहे हैं सरकारी ऑफिशियल्स को कि भाई साहब काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, कि सरकारी नौकरी चल, काम नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। सो दही की तरह मत जमिए, काम कीजिए। सो डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को कहना कि आप अपना काम कीजिए। सो ये किसके अगेंस्ट में इशू हो सकता है? पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में ये इशू हो सकता है। किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। प्राइवेट इंडिविजुअल कह रहा है कि नहीं जी मेरे को नहीं काम करना, बहुत जो भी है, मतलब पैसा है नहीं है, मैं नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो उसको उसके अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, अब किसी पब्लिक ऑफिशियल की कुछ ड्यूटीज होती हैं जो डिस्क्रिशनरी होती हैं, उस केस में जो है ये रिट इशू नहीं होगी, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी के केस में। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के केस में नहीं होगा। प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, मतलब आप उनको ये नहीं कहेंगे कि ये फैसला आप ऐसे दीजिए, ठीक है, तो ये उनके अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो होता है क्यों, क्यों से याद रखना, क्यों, क्यों मतलब क्यों बैठे हो इस गद्दी पर, ठीक है, क्यों बैठे हो इस गद्दी पर। इस गद्दी पर बैठने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे आप मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो कि जी अच्छा इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें इतने % नंबर चाहिए, तो वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए आपके, इतनी हाइट होनी चाहिए, जो भी मतलब क्राइटेरियाज है। अगर आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते तो आप उस चेयर पे नहीं बैठ सकते, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर भी वही कहता है कि डायरेक्ट अ पर्सन टू वेकेट ऑफिस एज्यूम्ड रॉन्गफुली, अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से उस ऑफिस को एज्यूम किया है, उसको हटाया जा सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सरकार कई बार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकालती है या कोई ऐसी कमिटी का गठन करती है जो 6 महीने साल के लिए काम कर रही है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो एक परमानेंट कैरेक्टर का ऑफिस है, ठीक है, उस केस में जो है ये क्यो वारंटो इशू होता है। अच्छा, अब ये क्या है, ये किसके अगेंस्ट इशू होता है? ओनली अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। एंड ये किसके अगेंस्ट में नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में ये इशू नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, किसके? प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस, ठीक है,
कि आप जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। सो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकता है, और किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, लेजिस्लेटिव या प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट। बेसिकली ये होता है कि मान लो कोई कोर्ट फैसला कर रही है, वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का फैसला कर रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो वो कहेगी भाई साहब रुक जाइए। तो अब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन दो तरीके से होती है, एक एरिया की ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है कि इतने तक के जो केस हैं वो इस कोर्ट में आएंगे, इससे ऊपर के जो फाइनेंशियल क्राइम्स होंगे इस कोर्ट में आएंगे, ठीक है। एक होता है एरिया वाइज। ओके, नेक्स्ट आता है सर्शोरेरी। सर्शोरेरी क्या है? ये आपका जो कह लीजिए दोनों है, प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का मतलब क्या है कि इस केस इसमें क्या होता है कि अगर तो ऑर्डर पास कर दिया लोअर कोर्ट ने तो उसको क्वैश कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। अगर लोअर कोर्ट ने वो ऑर्डर पास नहीं किया तो उसको कहा जाता है भाई साहब रुक जाइए, ये केस हमें ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि ये हमारी जुरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। सो अ हायर कोर्ट रिमूव्स द प्रोसीडिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ, अपने सामने उसको लाया जाता है, ठीक है जी। या जी हाँ, बिफोर डिक्री, बिल्कुल ठीक। ओनली अ स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस, ये स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट होता है, ये मिनिस्टीरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में इशू नहीं होता है। देखो सर्शरी में आप कोर्ट को रोक रहे हैं मेनली, ठीक है, कोर्ट को, क्या हाँ अपने मिनिस्टीरियल ऑफिस को आप नहीं रोक सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये हो गए आपकी 5 रिट्स, ठीक है, ये हो गए आपकी 5 रिट्स। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंपैरिजन को भी देख लिया है। आगे चलते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में, हाई कोर्ट जो है वो लीगल एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स दोनों के केस में इशू हो सकता है। ये जो आपका रिट्स है ये इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, ये हो गया आपका अंडर आर्टिकल 32। ये पूरे भारत में कहीं पे भी इशू कर सकता है। ये पर्टिकुलर स्टेट, मान लो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उनकी जुरिसडिक्शन क्या है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है। तो उसमें वो कोई भी होगा उसमें इशू कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू रिफ्यूज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। वेयर एज अगर हम बात करें 226 की, उसमें हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 33, 34, 35, ठीक है। अब हम आ गए हैं फंडामेंटल राइट्स के आखिरी में, ठीक है। चलिए 33 में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसके राइट्स को? ठीक है, जो कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के सर्टन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ये पार्लियामेंट ही कर सकता है, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट ये है डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जो सर्विंग पर्सनल हैं वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होती उनके पास कि सर्विंग पर्सनल जो है अपनी एसोसिएशन बना ले। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में रिटायर्ड जो होते हैं वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34, ये कहता है कि अगर मार्शल लॉ लगा है तो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब मार्शल लॉ क्या होता है? देखिए मार्शल लॉ कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जनरली मार्शल लॉ कहा जाता है कि जब सिविलियन लॉ सस्पेंड होता है और आर्मी या कह लीजिए डिफेंस फोर्सेस के पास स्पेशल पावर्स होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है इंपावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना सकती है फंडामेंटल राइट्स पे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अनटचेबिलिटी को लेकर था, जो है आर्टिकल 23 और 24 को लेकर था, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बेगार, ये सारी चीजें जो हैं राइट्स किसको दिए गए हैं? पार्लियामेंट को दिए गए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है इसको एनफोर्स करेगा। तो ये क्या हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। अब इनकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, वीकर सेक्शंस की प्रोटेक्शन के लिए, सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं, कई जगह वेग है, जैसे कि हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। कई जगह जो है फिर अब क्या होता है कि
कहां पर जो है हम उसको लाइक उसकी डेफिनेशन काफी वेग हो सकती है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, देन लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, ये किस में दिए गए हैं, ये डीपीएसपी में दिए गए हैं, ठीक है, डीपीएसपी में दिए गए हैं। अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एब्सोल्यूट कैन बी अमेंडेड और सस्पेंडेड, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये वैसे क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं पर नहीं भी है, ठीक है, अच्छी बात भी है कि आप उसको समय के साथ बदल सकते हैं। ओके, एक्सपेंसिव इन्फोर्समेंट थ्रू कोर्ट्स, अब ये हम कह तो रहे हैं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, एक आम व्यक्ति क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या उसकी उतनी पेइंग कैपेसिटी है कि वो कोर्ट जा सके? ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडरमाइंस द इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रिवेंटिवली किसी को डिटेन करना ये भी उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है। कंसिस्टेंट लैक ऑफ कंसिस्टेंट फिलोसफिकल फाउंडेशन, ठीक है, ये हमेशा से जैसे बदलाव हो रहा है फंडामेंटल राइट्स में, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो ऑर्डिनरी राइट से अलग हैं, ठीक है, बेनिफिशियरीज में इसमें सिटीजन्स भी हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, ये हमने देखा, जस्टिशिएबल हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अमेंडेबल हैं, ये आपका केशव नंदा भारती केस के बाद कहा गया है। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इनको सस्पेंड किया जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। रिस्ट्रिक्टेड अंडर मार्शल लॉ, ठीक है, ये जो है एक और पॉइंट है जो हमने आर्टिकल 34 में अभी देखा। जो आर्टिकल्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 15, 16, 19, 29, 30, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मतलब इसको सोचने का समय नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, इसको तो आप जब 3-4 बार याद करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, 15, 16, 29, 30, बीच में 19 है, ठीक है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया डॉक्ट्रिन्स। हाँ, दो डॉक्ट्रिन्स हैं, ये दो डॉक्ट्रिन्स हम पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये आर्टिकल 13 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 13 में आता है। मान लीजिए कोई राइट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब पहला डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी कहता है ओनली वो पार्ट ऑफ द लॉ, मान लीजिए कानून पास हुआ, उस कानून में मान लो 10 सेक्शन थे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 10 प्रावधान थे, ऐसे समझ लो, उसमें से 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उन 2 को अलग कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, बाकी 8 लागू हो जाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है के दायरे में है, ठीक है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी, मतलब वो पार्ट को अलग किया जाएगा, पूरे के पूरे कानून को खारिज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, उसे याद रखना कि अब क्या है कि जो संविधान के लागू होने से पहले के जो कानून थे, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के समय के जो कानून थे, वो लागू होंगे या नहीं, क्योंकि अब तो संविधान आ गया, अब तो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये कहा गया कि वो जो है मौलिक अधिकारों के तहत नीचे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब जो चीज उस पर्टिकुलर कानून को इनएक्टिव बना रही है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है, जो प्रावधान या जो पॉइंट फंडामेंटल राइट, उस कानून के जो पॉइंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उनको अगर सरकार या कह लीजिए लेजिस्लेचर हटा देता है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कर देता है, तो वो फिर कानून दोबारा से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए जो है क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड हो जाएगा, छुप जाएगा वो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, राइट्स, इंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें, तो ये जो इंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, ये आपके राइट्स इसमें दिए गए हैं। ड्यूटीज की अगर हम बात करें, मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंट्री एंड फेलो सिटीजन्स, ये इसमें बात की गई है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ये आपका अधिकार, मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं अधिकार है जी ये मेरा, ठीक है, तो कह रहे अधिकार तो है, अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है देश को लेकर, ड्यूटीज को हम अलग से करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई डाउट, हमने 1 घंटे में लगभग पूरे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए हैं, और लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं, मैंने कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है। चलें आगे।
नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी, नो डाउट, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41। देखो सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को समझो। देखो आपको यह कह दिया कि आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दे दिए, पर आप ऐसे समझो कि ये मौलिक अधिकार तभी सही मायने में ये क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इट इज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स थे वो क्या थे, पॉलिटिकल राइट्स थे। बट पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि 26 जनवरी 1950 को वी एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्यों? क्योंकि कानून और संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, पर सामाजिक और आर्थिक रूप पर सब बराबर नहीं है। जब तक कि सामाजिक और आर्थिक रूप पर सब बराबर नहीं होंगे तब तक राजनीतिक रूप पर बराबरी कोई खास मायने रखती नहीं है। ठीक, मतलब है, इंपॉर्टेंट है वो भी, बट सामाजिक और आर्थिक रूप पर भी आपको बराबरी लानी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो डीपीएसपी ये अलग से राइट्स क्यों दिए गए हैं? ये हैं आपके कम्युनिटी राइट्स, ठीक है, समाज के अधिकार हैं। अब इनको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है। इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया? मान लो आप कहते हैं कि जब मैं आपसे पूछूं कि क्या सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या सबको मुफ्त इलाज मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जी। सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, दवाइयां मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। बट सवाल आता है कि क्या सरकार के पास उतने रिसोर्सेज हैं, उतने जो है उतना पैसा, उतने रिसोर्सेज हैं? तो फिर वहां पर क्वेश्चन आता है, फिर आप कोर्ट जाएंगे कि देखिए जी हमें तो मिल नहीं रहा। तो इसलिए इसको एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया है, मतलब पर से इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है डीपीएसपी को, ठीक है। पर ये नॉवल फीचर्स इनको कहा जाता है, और ये हमने कहां से लिए हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, हमने डिस्कस किया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिए हैं, ठीक है, मॉर्निंग वाले सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। अब पूरे के पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह भी कहा गया कि यह सरकार का एक तरीके से मैनिफेस्टो है। मतलब अगर सरकार को नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को खोले, इसको पढ़ दे कि जी ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्दर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वेरी गुड, ठीक है। आयरलैंड ने स्पेनिश से लिया है। चलो, तो ये सारे के सारे जो है राइट्स हैं, आप इस पे नहीं जाते हैं, हम पहले इस पे आते हैं। देखो डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी में सबसे पहला आर्टिकल 37, ठीक है, आर्टिकल 37। अगर नहीं पढ़ा जा रहा, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगी, सुनने पे फोकस करो, बहुत सारी चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी। ये कहा गया है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, क्योंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में। जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे वैसे वैसे सरकार जो है इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी। शैल अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स मेकिंग लॉज, ठीक है। तो सरकार को जब भी कानून बनाना है, हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट का मकसद क्या है? स्टेट का मकसद है सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक जो है व्यवस्था बनी रहे, उस चीज को प्रमोट करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना। फिर वो कहता है आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39, अच्छा 39 में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 39B और सी में। 39B और सी ये कहता है कि भाई रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि पूरे समाज का बेनिफिट हो। जैसा कि आजकल कई बार कहा भी जाता है कि कुछ लोग ही हैं जिनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड हैं, बहुत बड़ी जनता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। सरकार का कोशिश होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ हाथों में ना रहें, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर आपने इकोनॉमी के सेशन को ध्यान से सुना हो तो इकोनॉमी के सेशन में हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, ताकि सरकार जो वंचित वर्ग है उस तक भी अपनी सुविधाएं, अपनी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज को, वेलफेयर स्कीम्स को ले जा सके। सो एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। तो यहां पर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑल्सो, कि महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए,
ठीक है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में और बाकी जॉब्स में भी ये नहीं कह सकता कि सेम पोजीशन के लिए, सेम पोस्ट के लिए महिलाओं को कम पैसे मिलेंगे, पुरुषों को ज्यादा मिलेंगे, जी नहीं, ठीक है। सेम सैलरी जो है यहां पर दी जाएगी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 39A आता है, ठीक है। 39A इज काइंड ऑफ अ कॉरोलरी टू आर्टिकल 22। उसमें कहा गया था राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस, वकील। अब एक गरीब व्यक्ति कहता है जी मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं वकील को हायर कर सकूं, तो क्या मेरे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो उस केस को, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 39A ऐड किया गया, राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब यह है कि एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स होते हैं, उसको जो फीस है, नॉमिनल फीस सरकार पे करती है, और जो वंचित वर्ग है जो अपनी फीस नहीं पे कर सकता वकील की, उनको जो है वकील असाइन किए जाते हैं ताकि वो भी अपना केस कोर्ट में लड़ सकें, ठीक है। सो ये हो गया आर्टिकल 39A। ये बाद में ऐड किया गया, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अमेंडमेंट से कौन कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 39A के बाद, ये हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। आर्टिकल 41, ठीक है। 41 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू वर्क। देखो, राइट टू वर्क, अब हर व्यक्ति कहेगा कि मेरे को जॉब मिलनी चाहिए, पर अगेन फिर सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। बट अगर आप, जैसे नरेगा है, मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें कहा गया कि 100 दिन जो है आपको जॉब मिलेगी, और जो अनस्किल्ड लेबर है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से सरकार जो है राइट टू वर्क, मतलब ये कह रही है कि 100 दिन तो हम आपको कम से कम जो है जॉब देंगे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उसके अलावा बाकी जगह आप जो जॉब करेंगे, ठीक है। यहां पर इसके अलावा जो है पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। पब्लिक असिस्टेंस जैसे कि अगर आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो रैंप बना होता है, ठीक है। तो जो दिव्यांग जन है, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए जो है रैंप बनाया गया है ताकि वो भी पब्लिक बिल्डिंग्स को एक्सेस कर सके। इसके अलावा ओल्ड एज के लिए स्पेशल फैसिलिटीज रखी जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले सकता हूं, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि 85 ईयर्स से ऊपर जो भी सिटीजन्स हैं जिनको वोटिंग करनी है, उनके लिए पोस्टल बैलेट होगा, उनको पोलिंग बूथ पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये भी अगेन दिस इज पब्लिक असिस्टेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। ओल्ड एज, सिकनेस, अदर डिसेबिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती हैं? ये आपका राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस में आती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42, जिसमें कहा गया है ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, ह्यूमेन, मानवीय कंडीशंस होनी चाहिए जब भी आप काम करते हैं। जैसे कि मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। 6 महीने के लिए महिलाओं को जब बच्चा होता है, 2 बच्चों तक 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है। फिर उसके अलावा चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। इवन जो कह लीजिए मेल हैं, कह लीजिए जो फादर्स होंगे, उनको भी पैटर्निटी लीव का प्रावधान रखा गया है। 15 दिन की पैटर्निटी लीव का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बंद कमरे में 50 लोगों को बंद कर दिया, उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए, बैठने की प्रावधान होना चाहिए, पानी, साफ पानी का प्रावधान होना चाहिए, वॉशरूम का प्रावधान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ह्यूमेन कंडीशंस इंश्योर करना, ठीक है जी। उसके अलावा हो गया आपका ये आर्टिकल 43, जिसमें कहा गया है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग वर्क टू ऑल वर्कर्स, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, लाइफ वेजेस, मतलब जिसमें कि आप अपना जीवन का अच्छा गुजारा कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको काम के नाम पर आपसे काम कराया जाए पर आपको इतनी कम सैलरी दी जाए जिसमें आप बेसिक सुविधाएं भी अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है। तो ये जो है, कई बार आप देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार लेकर आती है कि टियर 1 सिटी में, टियर 2, टियर 3 सिटी में इतने वेजेस होंगे ही होंगे, इससे नीचे कोई नहीं दे सकता, ठीक है। देन आपका आता है लेजर फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, सोशल कल्चरल, छुट्टी दी जाएगी, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, 1 छुट्टी 2 छुट्टी, ठीक है। तो वो आपकी हो सकती है। तो ये जो है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपका आर्टिकल 43 में दी गई हैं। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, आपने 1970s की मूवी देखी होगी, ठीक है। 1970s की मूवी का एक बड़ा स्टैंडर्ड प्लॉट होता था कि जो वर्कर्स हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ, ठीक है। फिर वो जो वर्कर्स का लीडर है उनको बुलाया जाता है, फिर पूछा जाता है कि आपकी क्या डिमांड है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये हमेशा से डिमांड रही कि जो वर्कर्स हैं
उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आपका 43A। देखो जहां पर ये सब क्लॉज वाला कंसेप्ट है ना, ये बाद में ऐड किए गए। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 47, आर्टिकल 47 सोशलिस्ट। ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं? समाजवाद के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी। हाँ, वो अनिल कपूर, गोविंदा, यस यस, ठीक है, इवन अमिताभ बच्चन, बहुत जितनी भी मूवीज थी उस समय की, ठीक है, उसमें ये बहुत दिखाया गया है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या है? न्यूट्रिशन में अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि कोविड के बाद सरकार ने फ्री कोविड वैक्सीन लगाई, क्यों लगाई जी? क्यों जरूरत थी? सरकार मतलब मना कर सकती थी। न्यूट्रिशन, नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम देती है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है, मिशन इंद्रधनुष है। ये सारी चीजें क्या है? हेल्थ और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको सुविधा दी जाती है, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। ये सारी चीजें क्या है? ये पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इंश्योर करना है। तो ये सारे प्रिंसिपल क्या है? समाजवाद के, समाज के कह लीजिए शोषित वंचित वर्ग को सरकार की जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सकें। ठीक है जी, तो ये किस में दिया गया है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखो गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। तो गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? बहुत सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। हमें दोबारा से, जो पहले हमारा सिस्टम था कि हमारे जो गांव थे, विलेजेस थे, जो हमारे पंच थे, पंचायत थी, उसको इंपावर करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंपावर करना है। हम ये कह सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने इवेंचुअली 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर आए। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल 43 आता है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की गई है रूरल एरियाज में। कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या है कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, तो इसीलिए गांधी जी चरखा काटने की बात करते थे। ठीक है जी, खादी की बात करते थे इंडिविजुअल और कॉपरेटिव बेसिस पे, इसीलिए हमने आर्टिकल 43B लेकर आए। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, कि कॉपरेटिव्स को प्रमोट करना है, जैसे कि आप कह सकते हैं अमूल है, मदर डेयरी है, सांची है, वेरका है, बहुत सारे मिल्क कॉपरेटिव्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे और कॉपरेटिव्स भी हैं। मिल्क कॉपरेटिव्स इसलिए क्योंकि उसके बारे में आप सब लोग कहीं ना कहीं उसको रेगुलरली यूज करते हैं। आर्टिकल 46 की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इंश्योर करना। तो हमेशा से जैसे गांधी जी, ठीक है, हरिजन जो है शब्द यूज करते थे। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ हरिजन्स, सोशल इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन को रोकना आर्थिक और जो है शैक्षणिक रूप पर। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ठीक है, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ, लिकर बैन, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48 काउ काव्स अदर मिल्क ड्रॉट कैटल। ठीक है, जो पशुपालन है, ठीक है, उसमें स्लॉटर ऑफ काउस को रोकना, जो कि भारत की एक संस्कृति रही है। ठीक है, पशुधन, गौधन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो उसको लेकर जो है कानून बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन किस में आ गए? गांधीयन प्रिंसिपल्स में आ गए। नेक्स्ट आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी, जो कि अभी चर्चा में था, उत्तराखंड की सरकार लेकर आई है इसको। ठीक है, गोवा में पहले से था और चर्चा काफी है कि पूरे देश में ये आना चाहिए। चलो अब इस पे नहीं मैं जा रहा हूं, इसके फायदे नुकसान। सो ऑल सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री ये लागू होना चाहिए। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हिंदूज आर गवर्नड बाय हिंदू लॉज। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है इस तरीके से अलग अलग धर्मों के हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इनमें जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45 टिल द एज ऑफ 6 years ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, सबको ये मिलना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 0 to 6 years जो बच्चे हैं उनको अब मिड डे मील स्कीम है। ठीक है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, मिशन इंद्रधनुष है।
ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार के देखते हैं, जैसे बीच में अभी लंपी डिजीज आया था तो उसको लेकर जो है बहुत सारे सरकार ने कदम उठाए, ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रमोशन को लेकर, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज हैं, ठीक है। देन आपका आर्टिकल 48A क्या कहता है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये बाद में ऐड किया गया कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है ये, मतलब जब तक हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जीवित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 49, ठीक है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो वो जो हार्ट बना होता है, फिर वो दिल लोगों ने पत्थर से, ठीक है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। वो एक, इसको लेकर एक बाकायदा कानून बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो ऐसे तीर बनाया है वो तीर नहीं बनाना है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना, ठीक है। जैसे सीआरपीसी 1973 में अमेंडमेंट की गई। अगर आप देखेंगे जब देश आजाद हुआ तो डीएम साहब, जिलाधिकारी, उनके पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स थी। वो जुडिशियल पावर्स धीरे धीरे उनसे लेकर जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है वो पावर्स दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 51 जो कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप अपने जो मैत्रीपूर्ण देश हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे, ठीक है, और उनके साथ जो है इंटरनेशनल लॉज को साइन करेंगे, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को साइन करेंगे, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखेंगे, ठीक है जी। और इंकरेज करेंगे कि अगर कोई भी सेटलमेंट होती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हो। जैसे सिंगापुर में आर्बिट्रेशन है, भारत में अभी रिसेंटली आर्बिट्रेशन का सेंटर खोला गया है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बातचीत से मसला सॉल्व हो, ठीक है। खैर, आर्बिट्रेशन एक अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। एडीआर जैसे बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट अभी के लिए हम इसको इतना समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके डीपीएसपी। अब डीपीएसपी में कुछ और चीजें देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स हुई, जैसे आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 1976 हुई, जिसमें आर्टिकल 39 में अमेंडमेंट की गई, 39A ऐड किया गया, 43A ऐड किया गया, ठीक है। 39A में फ्री लीगल एड, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, 48A में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। 44th अमेंडमेंट में 38 में अमेंडमेंट की गई, ये कहा गया इनइक्वालिटीज को कम करना है सरकार की जिम्मेदारी। फिर 86 अमेंडमेंट में क्या किया गया, आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्योंकि 6 से 14 साल तक की एजुकेशन अब एक मौलिक अधिकार हो चुका था आर्टिकल 21A में, ठीक है। और इसके अलावा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में 43B ऐड किया गया, कॉपरेटिव्स को प्रमोट करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। देखो अब आपको ये समझना है 42nd अमेंडमेंट कब आई है, जब इमरजेंसी थी। तो उस समय पर देखो क्या क्या कहा गया कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात, फ्री लीगल एड की बात, ठीक है, जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। फिर 78 में कहा गया इनइक्वालिटीज को कम करना है, एजुकेशन की बात की गई 86th अमेंडमेंट में, और 97th में कॉपरेटिव्स की बात की गई, ओके। अब इसमें आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा कि कौन सा सुपीरियर है, ऐसे समझ लो अगर सिंपल भाषा में कहें कि दोनों में ऊपर कौन सा है या दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहली जो जजमेंट है वो है चंपाकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया कि जो डीपीएसपी हैं वो जो है कह लीजिए सब्सिडरी हैं, ठीक है, सब्सिडरी हैं टू द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं, डीपीएसपी नीचे हैं, मतलब अगर हम उसमें एक रैंकिंग देखें। पर इसमें यह भी कहा गया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इन केस अगर कोई मान लीजिए कंफ्लिक्ट आता है तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रिवेल करेंगे, बट इसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। उसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया जा सकता है। गोलकनाथ केस ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कहा, ये पहले पॉइंट को उन्होंने ओके किया कि हां जी फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं, ठीक है, सुपीरियर हैं,
ठीक है, और जो आपका डीपीएसपी है वो सब्सिडरी है, पर उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकते आप, फंडामेंटल राइट्स ट्रांसीडेंटल पोजीशन है, ठीक है। 1967 गोलकनाथ केस। फिर केशव नंदा भारती केस क्या कहता है कि नहीं जी नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आप बदल सकते हैं, ठीक है, और बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं होना करना है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, तो विच इम्यूनिटी टू लॉस गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी, और कुछ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 39 बी और सी को, जो कि डीपीएसपी है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें कहा गया कि समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए अगर आप कोई पॉलिसी लाते हैं तो आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब उनमें एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई है। बाद में उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 के केस में कहा गया कि भाई साहब जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये आपस में इनकी लड़ाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं आपको, एक सोशो इकोनॉमिक राइट्स दे रहे हैं, दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही एक इंडिविजुअल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, दोनों का ही एक बैलेंस बनाकर हमें चलना है, ठीक है। तो ये बात की गई, एक दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है जी। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है, तो टोटल हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। टोटल हो गई आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में देखो एक बार एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो ये हमने कहां से लिया, सोवियत रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हम हमेशा बात करते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, तो ये अगेन वो आता है क्वेश्चन के आप ये पूछें कि आपने देश के लिए क्या किया, आपकी क्या जिम्मेदारी है देश को लेकर, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स इसमें दिए गए हैं। पहला किया गया है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ठीक है। भारत के संविधान को आप माने, उसके राष्ट्रीय ध्वज को माने, उसके एंथम को माने, ठीक है। दूसरा चीज है चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं, ठीक है, उनको चेरिश करें, उनको माने, ठीक है, उनको समझें। चेरिश मतलब आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जैसे नॉन वायलेंस है, ठीक है। ओके, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें, ठीक है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ठीक है, देश को बचाना, और जब समय आए तो आप देश के लिए अपनी सेवाएं भी दें। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करें, भाईचारे को प्रमोट करें। प्रिजर्व रिच कल्चर ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर, ठीक है, रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर, जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है, जो कहते हैं ना विविधता में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको प्रमोट करें, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, देन आपका साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, ठीक है, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करें, मानवीयता को डेवलप करें। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉब ने पूरी बस को जला दिया, ट्रेन को जला दिया, इस तरीके की हम बहुत सारे जो है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश करें। जैसे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास बोलता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो वही ये भी वही कह रहे हैं कुछ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये आखिरी में ऐड किया गया कि ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स और गार्जियंस की कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पर से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं, अब जैसे मान लो कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है, आइडियल्स ऑफ, कहां गया, हाँ, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये थोड़ा वेगली डिफाइंड है। अब किसको कह रहे हैं आप आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वायलेंस, नॉन, अब जैसे नॉन वायलेंस की हम बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम सुभाष चंद्र बोस को भी जो है रेवर करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, ठीक है। हम भगत सिंह की को भी अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो दोनों चीजें हैं।
किसको कह रहे हैं आप? ठीक है, दोनों कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं देखा जाए तो। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है पॉइंट, कॉम्पोजिट कल्चर की बात की गई है, साइंटिफिक टेम्पर किसे कहेंगे, तो ये थोड़े से वेगली डिफाइंड है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड होनी चाहिए थी, जैसे राइट टू वोट, ठीक है, वोट करना, तो ये भी एक अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी है जो ऐड होनी चाहिए। तो ये कोई लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, बट ये ऐड की गई, ये एक जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी मेंबर्स भी नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं, बिल्कुल, तो इतना ही ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है, इतना ही है, अब कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, अननेसेसरी अपने माइंड को बहुत ज्यादा डाटा के लिए वो मत करो। नेक्स्ट आता है, हाँ, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी। जस्टिस जेएस वर्मा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब उन्होंने एक कमेटी बनाएगी, ये कहा गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो हाँ, ओनली फॉर सिटीजन ऑल्सो, ठीक है, बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज पर से इन्फोर्सेबल नहीं है, पर अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे कानून हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है अगर आप वायलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है मॉब हैं, ठीक है, मॉब में अगर किसी भी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कानून है ऑलरेडी। तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है, 1971। तो अगर उसमें यह है कि आप नेशनल फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, नेशनल एंथम को अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है इस कानून के तहत। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। वेरियस क्रिमिनल लॉज, जैसे कि उसमें लिखा गया है कि आप अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, जो है भाषाओं के बीच में जो है लोगों में किसी भी तरीके की एनमिटी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। फिर उसके बाद आपका इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात की गई है। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। उसके बाद आपका यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो है अनलॉफुल एसोसिएशन होगा। ठीक है, उसके अलावा ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद उसमें भी ये कहा गया है कि आप अलग अलग धर्मों, जातियों में लोगों को नहीं बांटेंगे। ठीक है, अगर बांटते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपके पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, दुनिया भर के इन्वायरमेंटल लॉज हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैंने बात कर ली है। फीचर्स की बात करें, नॉन जस्टिसेबल है, सिटीजन्स के लिए है, डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कई सोर्सेस इसको डिराइव किया गया है, डायरेक्टिव नेचर है, गाइड बिहेवियर, एक्ट एज अ मॉरल कंपास फॉर द सिटीजन्स, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज को ही जब हम बात करते हैं भाईचारे की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे इंडियन वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, मॉरल एंड सिविक जो है एक वैल्यूज है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिविक कॉन्शियसनेस, एजुकेशन कल्चर, बैलेंस राइट्स, ड्यूटीज, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सरकार से आप ये ना कहें कि सरकार ये करे, आपकी भी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये अल्टीमेटली ये फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके। रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं सिर्फ एक लीगल जो है सैंक्शंस नहीं है, बट ऑल्सो सोशल सैंक्शंस भी हैं। ठीक है, मतलब अपहेल्ड नॉट मियरली थ्रू लीगल सैंक्शंस बट ऑल्सो थ्रू सोशल सैंक्शंस। ये कहा गया है कि देश के संविधान को रिस्पेक्ट करना, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर को इंप्रूव करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सोशल सैंक्शंस भी हैं। ठीक है, ओके, इसमें यह भी कहा गया कि जो जीएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस है जो जस्ट अभी मैंने आपको बताई, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें एक और आपका एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स एक मतलब केस है जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स की तरह ही है, क्योंकि इनमें फंडामेंटल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑब्जर्व दैट बोथ डेजिग्नेटेड एज फंडामेंटल, ये इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अगर कंपेयर करें तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिवली वर्डेड है। स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये क्या है, पॉजिटिव वर्डेड है। स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू जो है एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, जो है वर्क काम देना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इंश्योर करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वर्डेड है। ये जस्टिफाइबल है, इसकी वायलेशन के केस में आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, इसकी केस में नहीं जा सकते। देखो इसमें क्या होता है कि पर से डीपीएसपी आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल मान लीजिए आप राइट टू वर्क है, ठीक है, तो आप कहेंगे जी आर्टिकल में लिखा हुआ है डीपीएसपी में राइट टू वर्क, तो ये मेरा वायलेट हुआ है, मेरे को इसका निवारण किया जाए। पर आप नरेगा एक्ट में जो चीज लिखी गई है उसके में जा सकते हैं, या फिर आप कह लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसमें अगर किसी महिला को जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिलती तो उसके वायलेशन में वो कोर्ट जा सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है दे एम एट एस्टेब्लिशिंग, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें लीगल सैंक्शंस हैं, इसमें लीगल और सोशल सैंक्शंस भी हैं। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल सैंक्शन, लीगल सैंक्शंस, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है, ये कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए अलग से इसको इन्फोर्सेबल बनाने के लिए। ठीक है, और जो है अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कहलाया जाएगा, असंवैधानिक, और जो है उसको खारिज कर दिया जाएगा, अवैध हो जाएगा वो। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है डीपीएसपी के केस में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस कर लिया है। सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा, बहुत काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी तक किसी का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है। ठीक है जी, जी हाँ, सो चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है जी, 10 बजे, शाम को भी 6 बजे का रख लेते हैं एज यू विश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे कह रहे हैं, और तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। कल मॉर्निंग में 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे हम आगे फर्दर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, और किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स रैप अप द सेशन। तो आइडिया है कि 4 सेशन हमने ज्योग्राफी के लिए, जिसमें हमने पूरा ज्योग्राफी कवर किया, 2 सेशन हमने इकोनॉमी के लिए, और 2 सेशन पॉलिटी के हो गए हैं, 2 सेशन और पॉलिटी के करेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम पूरा पॉलिटी कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और दैट्स इट। ठीक है, आइडिया है कि हम कंसोलिडेट में, शॉर्ट में पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज डू शेयर द सेशंस विद अदर स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी कह रहे हैं कि अब हमने तैयारी शुरू करनी है, तो उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सकते हैं कि अगर वो इन सेशंस को देख लें, सुन लें, समझ लें, तो वो एक बेटर अवेयर तरीके से पेपर में बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा पेपर का। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।